बहुत से लोग डिस्ट्रेस डील ढूंढ रहे हैं। कुछ तो मैंने सुना था कि जो बिल्डर्स दुबई में हैं उन्होंने कुछ इस तरह की ऑफर्स लगाई हुई कि भाई हम DLD वेव कर रहे हैं 4% ताकि इंटरेस्ट जनरेट करे। अभी तक आपने ओमान में इस तरह का कोई इंसेंटिव प्रोग्राम देखा है कि जो फैसिलिटेट कर रहा हूँ बायर्स को कि भाई ठीक है हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं या 5% डिस्काउंट दे रहे हैं या फिर DLD फीस वगैरह भी, तो कुछ इस तरह का आपकी नजर में? देखिए वो जो मटेरियल की कॉस्ट है उसमें इम्पैक्ट आए, चीजें थोड़ी डिले हो, लोग थोड़ा सा होल्ड करेंगे कि यार अभी ठहर जाते हैं, अभी देख लेते हैं। तो क्योंकि पूरा GCC पे इम्पैक्ट पड़ा है, तो इम्पैक्ट ये नहीं है कि ओमान पे अभी तक नहीं फील हो रहा, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि 19-20 जरूर होगी, लेकिन ये कि वो जो इम्पैक्ट दूसरी जगहों पर आया होगा इस वक्त वो उस लेवल का है। और दूसरी ये कि कुछ तो जो लोकल्स है ना वहाँ के GCC कंट्रीज के जो लोकल्स हैं वो भी खरीद रहे हैं ओमान के अंदर। ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अगेन। एक और एपिसोड हमारी रियल एस्टेट के हवाले से GCC कंट्रीज में, और जो अब तक हो चुका है GCC में उसके बाद से काफ़ी चेंजेस आ रही हैं। लोगों के परसेप्शंस चेंज हो गए हैं। लोग जो सोचते थे कि अब यही हमारा घर है, शायद अब वो इस फैसले को दोबारा से सोचने में मजबूर हो गए कि क्या वाकई में UAE, सऊदी या बहरीन या कतर उनका परमानेंट घर है या नहीं। तो काफ़ी लोग जो है अब वो अपने उस फैसले पे मज़ीद सोच रहे हैं। तो उसी हवाले से आज हमारी जो पॉडकास्ट है वो यही है कि अब व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर GCC रियल एस्टेट, और स्पेशली जो लोग UAE जाना चाह रहे थे पहले, अब हो सकता है वो उसको कंसीडर ना कर रहे हो, तो फिर व्हाट इज़ द नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल इन GCC रियल एस्टेट मार्केट, स्पेशली जो लोग वेस्ट से मूव होने चाह रहे हैं, US से, कनाडा से, यूरोप से या UK से, या जो लोग ऑलरेडी GCC में हैं और अब वो इस पूरी टर्मोइल की वजह से थोड़ा सा शेकअप हो गए हैं, तो अब उनके लिए क्या ऑप्शन है। तो उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो हमारे साथ हमारे जो रेगुलर गेस्ट हैं मोहसिन भाई वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम यासीन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो मोहसिन भाई, हमने तो ओमान पे ऑलरेडी काफ़ी बात कर ली है, और जो लोग भी हमें फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो अगर आपने पिछली एपिसोड्स नहीं देखी तो प्लीज़ आके देखिए। हमने ओमान पे काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है, और ओमान एक ऐसी मार्केट है जो कि बहुत अर्ली स्टेजेस में है अभी। और ये हम बात कर रहे थे जंग से पहले की, लेकिन जंग के बाद अब सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई है, क्योंकि जो लोग ब्लाइंडली बाहर से बैठ के प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते थे दुबई में, तो शायद अब वो सिलसिला इस वक्त तो उस तरह से नहीं है। तो अब लोग सोच रहे हैं कि व्हाट इज़ नेक्स्ट, कि अब हम इन्वेस्ट करना भी चाहें या अगर हमने रेजिडेंसी लेनी भी है तो व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर अस। तो उस हवाले से ओमान एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे उभर के सामने आया, क्योंकि जो लीस्ट इम्पैक्टेड एरिया है GCC में अब तक वो ओमान रहा है अटैक्स के हवाले से, और जो कियोस जो मचा है पूरे रीजन के अंदर। और बहुत से लोग जो है वो ड्राइव करके एक मस्कत जा रहे थे फ़्लाइट लेने के लिए, अगर उनको इवैक्यूएट करना था, फॉर एग्जांपल फ्रॉम दुबई, UAE या अबू धाबी से। तो थोड़ा सा हमें बताइए कि अब तक आपकी क्या रीडिंग है फ्रॉम एनालिसिस पर्सपेक्टिव, और आपको बहुत सारे लोग कांटेक्ट भी करते होंगे, और वो जो वॉल्यूम है रिक्वेस्ट का वो भी शायद अब बढ़ गया हो। तो थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए कि क्या सूरत हाल है। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and it allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. यार ओमान के बारे में काफी अरसे से बातचीत चल रही है ना, और हमने काफी इस चीज को भी बड़ा हाईलाइट किया है कि बड़ा पीसफुल कंट्री है, बड़ा पीसफुल कंट्री है। लेकिन आई थिंक ये लफ्ज इस वक्त जो मायने रखता है पीसफुल, वो प्रॉब्ली शायद 2 साल पहले इतना मायने नहीं रखता था, क्योंकि जो सिचुएशन क्रिएट हुई उसमें जिस तरह से ओमान थोड़ा डिफरेंटली ट्रीट हुआ है इस पूरे रीजन के अंदर, उसमें लोगों को अंदाजा हो रहा है कि पीस किसको कहते हैं। और उसमें ये भी आई थिंक हो रहा है कि लोग अब जाके उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि यार ये कौन है, ये कहां से है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो पहली दफा ओमान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मैप के ऊपर देखा है कि अरे अच्छा ये कौन सा मुल्क है,
ये तो समझ आ रहा है, ये तो यूएई है, अबू धाबी है, अच्छा ये तो ईरान है, ये कौन, ये कौन है? तो मैं ही समझता हूँ कि इस तरह से कभी भी ओमान की मार्केटिंग नहीं हो सकती थी जिस तरह से इस सिचुएशन ने ओमान की मार्केटिंग की है, क्योंकि जितना ओमान ओमान इस वक्त हो रहा है, आई थिंक इतना कभी भी वॉल्यूम में मीडिया पे नहीं आया होगा। एक तो ये पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो इस वक्त ओवरऑल सिलसिला है उसमें वो जो मिडल ईस्ट का जो फैक्टर है कि लोग कहते हैं यार मिडल ईस्ट में ये हो रहा है, मिडल ईस्ट में ये हो गया, और फिर मिडल ईस्ट में फिर लोग थोड़ा और उसको ड्रिल डाउन करते हैं और कहते हैं वो जीसीसी में ये हो रहा है, वो इन लोगों को इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आई थिंक उन लोगों को थोड़ा सा रिव्यू करने की जरूरत है कि वो मिडल ईस्ट को ना जनरलाइज नहीं कर सकते। मैंने आज भी वैसे एक पोस्ट डाली है, इसमें मैंने ये कहा है कि मिडल ईस्ट को ना आप एक सिंगल लेंस से मत देखिए, बट थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाइए, क्योंकि मिडल ईस्ट काफी कॉम्प्लेक्स है। एक तो ऑब्वियसली इसमें और बहुत सारे मुल्क भी शामिल हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली जीसीसी की बात करें तो ये भी काफी कॉम्प्लेक्स हैं, और इनके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट जियोपॉलिटिक्स है, इनकी रिलेशनशिप दूसरे कंट्रीज के साथ कैसी है, ईरान के साथ कैसी है, यूएसए के साथ कैसी है। तो अब ये तो चीज समझ आ गई है कि अगर आपको जियोपॉलिटिक्स का आइडिया नहीं है दुनिया के अंदर, तो रियल एस्टेट जो है वो उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स समझते हैं, जब आपको आइडिया होता है कि अच्छा ये सारे फैक्टर्स जो है वो इम्पैक्ट कर सकते हैं, तभी फिर आप जो है ना एक सॉलिड डिसीजन लेकर आते हैं कि अच्छा अगर मैं इस मुल्क में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं तो इसका जो फ्यूचर है वो इस तरह का होगा। तो आई थिंक ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोगों का थोड़ा सा इस चीज का आइडिया हो जाना चाहिए। दूसरा ये कि लेंस थोड़ा सा स्पेसिफिक करें, कुवैत को स्टडी करें, बहरीन को स्टडी करें, सबको स्टडी करें। आई थिंक स्टडी करने का, हिस्ट्री पढ़ने का बड़ा अच्छा टाइम है, जो पहले कभी भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि जो आपको सतह पे इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, जो हेडलाइंस मिलती हैं, हेडलाइंस आपको डेप्थ नहीं देती। हेडलाइंस जो है वो तो इमोशन बेचती हैं, उनको तो आई बॉल्स चाहिए होती हैं, तो उसमें डेप्थ नहीं होती। लेकिन आई थिंक वो एक ट्रिगर होता है इन्वेस्टिगेट करने का। आप जाइए बैकएंड के ऊपर, उसको स्टडी कीजिए, समझिए, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो किस तरह से कनेक्ट कर रही है एक बात दूसरे के साथ, तो फिर आपको समझ आता है। तो ये इस वक्त इस रीजन में इस चीज को समझना, चाहे लोग रीजन के अंदर बैठे हुए हों या बाहर बैठे हों, बहुत जरूरी हो गया है और बहुत बहुत क्रिटिकल हो गया है आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो अब इसमें अगर वापस आते हैं ओमान के पास, तो अगर आप उस लेंस से ओमान को देखते हैं तो सबसे पहले तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओमान की हमेशा से उनका न्यूट्रल एंगल रहा है, उनकी डिप्लोमेसी रही है। और आज मैं समझता हूं कि ओमानी जो है वो सुल्तान काबूस को खूब याद कर रहे होंगे। पिछले 50 सालों में जो उन्होंने डिप्लोमेसी एस्टैब्लिश की, आज उसके फ्रूट जो है वो ओमान खा रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनकी जो डिप्लोमेसी है वो बहुत ही क्रिटिकल पार्ट प्ले करती है, जो कुछ उनके साथ हुआ या नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जो लोकेशन है उसको कोई बीट नहीं कर सकता, और रियल एस्टेट वाले तो वैसे ही लोकेशन करते हैं, ओमान की लोकेशन तो वो जो लोकेशन है, ओपन सीज, अरेबियन सी, सामने इंडिया, मतलब पूरे जीसीसी के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बाईपास हो जाता है ना वहां से, पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाईपास हो जाता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी पार्टनर है ईरान के साथ। तो वो जो नॉर्दर्न टिप है इनकी, खसब की, मुसंदम का जो एरिया है, वहां पे वो ईरान के साथ उसको शेयर करते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के भी पार्टनर है, और साथ में सारे पोर्ट्स जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर भी हैं। आपने सुना होगा, आई थिंक 19 मार्च को दुबई ने ग्रीन कॉरिडोर लॉन्च किया था, जो कि ये कर रहा था कि अब जो भी शिपमेंट आ रही है वो पहले सोहार जाएंगी, ओमान का पोर्ट, और सोहार से उठ के फिर दुबई जाएंगी बाय रोड। अच्छा, बाय रोड, क्योंकि आपको पता है जबल अली इज वन ऑफ द 11th मोस्ट बिजिएस्ट पोर्ट इन द एंटायर वर्ल्ड, आफ्टर व्हाट 10 बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ चाइना। तो ये जबल अली है। तो अब जबल अली को अगर फैसिलिटेट कर रहा है ओमान थ्रू सोहार पोर्ट, तो दिस इज नथिंग स्मॉल, दिस इज ह्यूज। कितना कार्गो जा रहा होगा। तो इस वक्त अगर कोई लोग इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं कि इस कंट्री का फ्यूचर क्या होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, प्लीज इस इंडस्ट्री पर फोकस करने की जरूरत है इस वक्त, क्योंकि इनकी जो लोकेशन है वो बहुत ही क्रिटिकल है विद रिस्पेक्ट टू द जो ओशंस हैं, जैसे अरेबियन सी हो गया हमारा, या गल्फ ऑफ ओमान हो गया, ये सिलसिला। तो एक तो ये वाला का सिलसिला आ गया। तो हमने ये बात कर ली कि जी एक तो उनकी रिलेशनशिप
कैसी है ईरान के साथ। दूसरा फिर हमने ये बात की कि बिकॉज ऑफ लोकेशन उनको जो है ये जो कॉरिडोर का टाइटल मिला है, ग्रीन कॉरिडोर स्टैब्लिश हो रहा है, और साथ में जो है वो दूसरे जो पोर्ट्स हैं वो उनका ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है। सवार का ट्रैफिक आई थिंक 1800% इंक्रीज हुआ है, 1800%, और सलाला का ट्रैफिक जो है वो 800% इंक्रीज हुआ है। सो ये अब हमें लग रहा है कि आने वाले वक्त में सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले करेंगे ओमान की इकोनॉमी के लिए। अच्छा, इसमें दुकुम का पोर्ट अभी ऑपरेशनल नहीं है? दुकुम का पोर्ट ऑपरेशनल है, लेकिन आई थिंक वो जो एक्सेस है ना उसका अंदर का, वो इतना, जैसे रेल ट्रैक नहीं बना हुआ, जो रोड्स बनी है उनका, वो इतनी वाइड रोड्स नहीं बनी हुई। तो आई थिंक वो दुकुम फिर भी अर्ली स्टेज के ऊपर था, ऑल्दो कि थोड़ा इंक्रीज हुआ है, लेकिन जितने स्टैब्लिश सलाला और सोहार पोर्ट है इतना भी दुकुम स्टैब्लिश नहीं है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आने वाले 3-4 सालों के अंदर दुकुम भी फिर पेस कर जाएगा उस लेवल के ऊपर, क्योंकि इसी विजन के साथ उन्होंने दुकुम पोर्ट को इनॉग्रेट किया था, कंसीव किया था कि भाई हम उसको इसके साथ करेंगे। तो अब वो जो भी प्लान जो थे कि हम कल करेंगे, अब सारे प्लान में अब ये हो जाएगा कि अभी करो अभी करो, क्योंकि हमारे पास इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है हमारी जीसीसी रेलवे, बड़ी क्रिटिकल हो गई है फ्रेट के लिए और ऑब्वियसली पैसेंजर्स के लिए बहुत क्रिटिकल हो गई है। और दूसरा जो हमारा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कनेक्ट करो, ताकि हमारे लॉजिस्टिक्स जो हैं और जो हमारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स जो हैं वो जो है ऑपरेशनल हो, और हमारी डिपेंडेंसीज जो हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हटे। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन दो चीजों को समझना ओमान के लिए। और मैं भी देख रहा था कि ऑब्वियसली वो लीस्ट इम्पैक्टेड सिटीज में आपने मुझे भी भेजा है कल, आईएमएफ ने जो प्रेडिक्शन दी है, वो मैं चार्ट लगा भी दूंगा इसमें। बेसिकली वो आईएमएफ की फोरकास्ट है कि जो जीसीसी कंट्रीज हैं उनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होने वाला है इस पोस्ट वॉर सिनेरियो में। तो उसमें जो सबसे हैवीली इम्पैक्टेड कंट्री है वो कतर है, क्योंकि उनका जो एलएनजी गैस पे जो अटैक हुआ है तो उसकी वजह से उनकी कैपेसिटी काफ़ी, आई थिंक 17% कैपेसिटी उनकी जो है वो ख़त्म हो गई है, और उसको रिपेयर करने में जो उनके अकॉर्डिंगली कॉस्ट है वो $20 बिलियन है। तो ऑफकोर्स उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ जो उन्होंने फोरकास्ट दी है 2027 की, वो भी काफ़ी इम्प्रूव है। यानी कि ठीक है 2026 में तो कतर का कॉन्ट्रैक्शन होगा ऑलमोस्ट लाइक 4%, लेकिन उन्होंने ग्रो भी करना है 2027 में। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं नेक्स्ट ईयर जब ये सारा मामला सेटल हो जाएगा इंशाल्लाह। Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school, because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video. तो उसके बाद ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होगी। तो ये बताइए कि अब आपके पास जो रिक्वेस्ट आती थी जनरली, क्योंकि आप हमेशा आपके पास लीड्स आती थी ओमान के मुतालिक या फिर दुबई के मुतालिक भी, तो अब उनका रेशो क्या है थोड़ा सा बताएं, ताकि ऑडियंस को पता चले कि भाई जो रिक्वेस्ट आती थी पहले वो क्या थी, कितनी थी, और अब उसमें कितना चेंज आ गया। यार जो दुबई की रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही है वो तो ये आ रही है कि यार कोई डील बताइए, कोई डिस्ट्रेस डील हो तो बताइए, कितने % कम पे मिल जाएगी। तो इस तरह की डील्स आ रही हैं, जिनको मैं भी कह रहा हूँ कि यार अभी ठहर जाओ, अभी देखते हैं कि मार्केट किस तरफ जाती है और फिर उसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो वो तो ऑब्वियसली एक और एंगल है, बट जो ये ओमानी एंगल है ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मेरे पास जो ज़्यादातर तो नहीं, लेकिन ये क्या मैं कहूँगा कि अलग से 50% लीड्स आती थी जो ऑस्ट्रेलिया से आती थी, फिर नॉर्थ अमेरिका से आती थी, फिर यूके से आती थी, हॉलैंड से आती थी, जर्मनी से आती थी। तो ये सारी जो लीड्स आती थी ये और फिर उसके बाद जीसीसी से आती थी, सऊदी अरेबिया से आती थी, कतर से आती थी।
और एक्सपेंसिव होती थी ऑब्वियसली, जिस तरह से मार्केट हो चलती है। अब ये देख रहे हैं हम कि वहां से थोड़ी लीड्स कम हो गई हैं। यूरोप यूरोप से। से, नॉर्थ अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से लीड्स जो हैं वो थोड़ी कम हो गई हैं और महंगी हो गई हैं। ऑब्वियसली क्योंकि जब लोग कम होंगे तो रीच आउट करने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको। लेकिन ये रीजन है, इसकी लीड्स इंक्रीज हो गई हैं हमारी। तो बहरीन से लीड्स इंक्रीज हुई हैं, कुवैत से हुई हैं, कतर से हुई हैं, सऊदी अरेबिया से हुई हैं। सऊदी अरेबिया तो हमेशा से बड़ा वॉल्यूम है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वहां पे, वहां से हुई हैं। इवन यूएई से भी आ रही हैं लीड्स, और यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लीड है वो सस्ती हो गई है। तो ये रेशो हम देख रहे हैं इस वक्त के लोग इधर आ रहे हैं, और बहुत से लोग जो आ रहे हैं वो पहले उनके जहन में था भी नहीं कि हम जो है कभी ओमान जाना होगा या ओमान में रहेंगे। तो बहुत सारे लोग तो बहुत बेसिक हैं ओमान के बारे में, कैसे यार नाम सुना है तो अभी हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया है। मैं देख रहा हूँ कि मेरा कोई जानने वाला रहता है वहां पे, मैं उससे बातचीत करता हूँ। और ये मैं एक दफा एयरपोर्ट पे उतरा था मस्कत के, तो इस तरह के कमेंट्स मिल रहे हैं। तो उनको फिर एजुकेट करना पड़ रहा है कि ओमान है किस तरह का मुल्क, और यहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं, क्या सिलसिला है। तो यानी है, बातचीतें हो रही हैं लेकिन बहुत अर्ली स्टेजेस के ऊपर सारी की सारी बातचीतें। तो ये ट्रेंड हमने देखा है कि थोड़ा सा अभी चेंज हुआ है, विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि जो यहाँ के रीजन के लोग हैं उनको तो पता है ना कि रीजन में क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। हाँ। तो अब वो ये सोच रहे हैं कि अच्छा यार अगर ए नहीं मिल रहा तो चलो बी देख लो, बी नहीं मिल रहा तो चलो सी देख लो। लेकिन जो बाहर बैठे हुए लोग हैं उन्होंने तो सिर्फ वो जो मीडिया पे आ रहा है, ओ मिडिल ईस्ट में ये हो रहा है, ओ जीसीसी कंट्री में ये हो रहा है, तो वो समझ रहे हैं हर जगह यही हो रहा है, चीज ऐसी हो रही है। और इसमें उन लोगों को थोड़ा सा आई थिंक। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्योंकि बहुत से लोग ऑफ कोर्स डिस्ट्रेस डील ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पे डिस्ट्रेस डील होंगी भी। और कुछ तो मैंने सुना था कि जो बिल्डर्स दुबई में हैं उन्होंने कुछ इस तरह की ऑफर्स लगाई हुई है कि भाई हम डीएलडी वेव कर रहे हैं 4%, ताकि एक तरह से इंटरेस्ट जनरेट करे लोगों के लिए। तो अभी तक आपने ओमान में इस तरह का कोई इंसेंटिव प्रोग्राम देखा है बिल्डर्स की तरफ से कि जो फैसिलिटेट कर रहा हूँ बायर्स को कि भाई ठीक है हम जो है आपको जो है 10% डिस्काउंट दे रहे हैं या 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, या फिर जो इस तरह की जो डीएलडी फीस वगैरह वेवर का होता है, तो कुछ इस तरह का आपकी नज़र में गुजरा है? यार इस तरह का अभी तक तो नहीं गुजरा, बट मैं फिर भी थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में आगे पीछे तो जरूर होगी। क्योंकि देखें वो जो मटेरियल की कॉस्ट है उस पर इम्पैक्ट आएगा, चीजें थोड़ी डिले होंगी, लोग थोड़ा सा होल्ड करेंगे कि यार अभी ठहर जाते हैं, अभी देख लेते हैं। तो क्योंकि पूरा जीसीसी पे इम्पैक्ट पड़ा है, तो इम्पैक्ट ये नहीं है कि ओमान पे नहीं आएगा। अभी तक नहीं फील हो रहा, ऑब्वियसली नहीं फील हो रहा होगा, लेकिन ये कि मैं समझता हूं कि 19-20 जरूर होगी मार्केट। लेकिन ये कि वो जो इम्पैक्ट दूसरी जगहों पर आया होगा इस वक्त, वो उस लेवल का इम्पैक्ट नहीं है। और दूसरी ये कि जो इवन कुछ तो जो लोकल्स है ना वहां के जीसीसी कंट्रीज के जो लोकल्स हैं वो भी खरीद रहे हैं ओमान के अंदर। मेरी कुछ डेवलपर से बातचीत हो रही तो वो कह रहे थे वहां के लोकल्स ने यहाँ पे अप्रोच किया है खरीदने के लिए। तो ये है कि सिलसिला, क्योंकि वो ऑब्वियसली मार्केट इस तरह की है कि अब थोड़ा लोगों को पता चल रहा है, लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, लोग उस फेज में है कि एजुकेट कर रहे हैं अपने आप को ओमान के बारे में। तो वो चीजें आगे तो चली जाएंगी, बट ऑब्वियसली वो थोड़ा ओवरऑल जो एक इमेज हर्ट हुआ है उसका इम्पैक्ट तो सभी पे आएगा, बट स्केल का फर्क होगा। जिस तरह आपने मुझे कल स्केल जो भेजे थे, राइट, वो उसी तरह के होंगे, लेकिन वो फर्क होगा किसी पे इतना होगा, किसी पे इतना होगा। तो मैं हैरान हूंगा अगर इम्पैक्ट नहीं पड़ता तो। यानी इसका मतलब है कि यानी कि बहुत सारा वॉल्यूम जो है वो लोगों ने बहुत जल्दी उसको स्टडी कर लिया है और फैसले किए। मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अभी आने वाले कुछ महीनों के अंदर ओमान में ट्रैफिक बहुत इंक्रीज होगा एक्सप्लोर करने वालों के लिए, क्योंकि कुछ लोग मेरे भी गए हुए वहां पे विजिट करने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ ट्रैफिक इंक्रीज होगा वहां जाके। ऑल्दो कि मैं ये देख रहा था कि उनके नंबर्स कुछ गिरे हैं, लेकिन उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो गया होटल्स का। अच्छा, ओमान के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर तो नंबर्स थोड़े गिरे हैं, लेकिन रेवेन्यू जो है वो लास्ट ईयर से ज्यादा इंक्रीज हो गया, जो कि अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि क्योंकि अब सप्लाई चेन इम्पैक्ट हो रही है, तो ऑफकोर्स जो प्रोजेक्ट्स अंडरवे हैं हो सकता है वो डिले हों,
हो सकता है उनको सप्लाईज डिलीवर ना हो रही हो टाइम पे, ऐसे ही है। तो जो प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल 2026 में आने वाले थे हो सकता है वो डिलीवर के 2027 में चले जाएं, तो दैट्स आल्सो अ पॉसिबिलिटी। और इसके अलावा रेंट्स की क्या सिचुएशन है आपके जो रिसर्च अब तक उसके मुताबिक, क्योंकि एक परसेप्शन ये था कि भाई लोग अब निकल के जा रहे हैं, ठीक है, स्पेशली जो फॉरेनर्स थे वो निकल के जा रहे हैं या चले गए हैं, तो जो रेंटल डिमांड है ऑफ कोर्स वो नीचे आएगी। तो अब तक जो रेंट्स की सिचुएशन है वो क्या है आपकी नज़र में? क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें सुनी थी कि भाई जहाँ पहले लोग साल का एक चेक मांगते थे अब वो मंथली पे आ गए हैं, तो इस तरह की खबरें मैंने सुनी थी, लेकिन ये आप क्या बात वहाँ की कर रहे हैं, यूएई वगैरह की यूएई बात की, जी कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ हाँ। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. वो अब अभी देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कोई 2-3 हफ्ते से यूएई की मार्केट को देखा नहीं है, अगर आप मुझसे जेन्युइनली पूछें, क्योंकि मैं शुरू में थोड़ा वो हुआ था कि ये हो क्या रहा है, फिर उसको स्टडी किया, रिसर्च की, वो किया, और उसके बाद मैंने कहा ठीक है मैं समझ गया हूं कि क्या हुआ है और मुझे पता चल गया कि क्या हो रहा है, तो अब मुझे उसको ज्यादा गुस्सा नहीं हूं उसके अंदर, क्योंकि वो आई कैन अंडरस्टैंड कि वहां क्या चलेगा, कैसे होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये पीछे चलते रहे ना हमारे साथ इस तरह की चीजें। कोविड आ गया था, वो चल गया पीछे, 2014 आया था, वो आया था, 2008 आया था, वो आया था। तो जो हो रहा है उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी जिसपे ये रेजोल्यूशन आएगा। इस वक्त सिर्फ इस चीज पे इंटरेस्ट है कि कब रेजोल्यूशन आएगा और उस रेजोल्यूशन की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। बाकी तो आई थिंक हर आदमी को अंदाजा होगा कि किस तरह से चल रहा है। हाँ, अब ये ओमान की सिचुएशन इस मामले में, क्योंकि ओमान फर्स्ट टाइम कर रहा है, फर्स्ट टाइम ये हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है, तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है ये सिचुएशन कि यार अच्छा, हम तो पूरा जीसीसी से समझ रहे थे, अच्छा इस पे भी आना था, अच्छा ये भी होना था। इवन जब शुरू में इन पे अटैक्स हुए हैं, याद है आपको, तो हमें भी बड़ी थी परेशानी कि यार इन पे कैसे अटैक्स हो गए, कुछ हो गए। तो फिर ऑब्वियसली फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आता है ना, उसकी लॉजिक समझ आती है कि भाई क्या हुआ था, क्यों हुआ था, अब क्यों नहीं हो रहा है, रोज क्यों नहीं होते, उनकी आपस में बातचीत क्या हो रही है, ये सब चीज। अब पिक्चर काफी क्लियर हो गई है, 1.5 महीना हो गया। तो पिक्चर काफी क्लियर हो गई। अब क्लियर होने के बाद ओमान की सिचुएशन ये है कि बड़ी इंटरेस्टिंगली हम देख रहे हैं कि इवॉल्व कैसे हो रही है, लोग कैसे आ रहे हैं, कौन ले रहे हैं, कौन नहीं ले रहे, क्या चैलेंजेस उनको वो फील कर रहे हैं, या फिर जिन लोगों के दिमाग में पहले थी ग्रोथ, है ना, ग्रोथ यार, अब उनके दिमाग में है सेफ्टी। तो वो सेफ्टी को, अब सेफ्टी में क्या वो ओमान आएगा या नहीं आएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इस वक्त लोगों से बातचीत करना। क्योंकि शुरू में जब मैंने सबसे बात की थी ना, जो भी ओमान कहते सब ठीक है, और मैं हैरान हो रहा था, मैंने कहा सब कैसे ठीक हो सकता है, सब तो नहीं ठीक होगा, कुछ तो चल ही रहा होगा, कुछ लोग ये कह रहे होंगे, कुछ लोग वो कह रहे होंगे, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है लर्न करने के लिए। इसलिए मैं डेवलपर के साथ मेरी बातचीत चल ही रही है, हर 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद हम पूछते हैं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सो चल ही रही। लेकिन ये कि आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन के अंदर है, और वही मैंने आपसे कहा ना कि थोड़ा सा मुझे सबके साथ होगा, 19-20 सबके साथ होगा, और डिले विले का भी इंपैक्ट आएगा, सब पे आएगा। और अगर लोग समझ रहे हैं कि नहीं आएगा तो मैं बड़ा हैरान होगा कि क्यों नहीं आया। अदरवाइज आई थिंक मेंटली लोगों को प्रिपेयर होना चाहिए कि सिचुएशन जो पीछे हुई है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी, और उससे अगर ये मतलब क्लैरिटी आ गई है और अब आगे का सफर आगे जबरदस्त है, तो ठीक है, बीच में छोटा मोटा तो चलेगा, और ये जो चलेगा उसमें सबसे अच्छी बात क्या होगी, अपॉर्चुनिटी आएगी। उन लोगों ने जिन्होंने सोचा भी नहीं था वो कहेंगे कि यार अच्छा चलो, अच्छा हुआ हमें ये चीज मिल गई, अच्छा हुआ ये वाला काम हो गया। तो वो अपॉर्चुनिटी ढूंढने की बात है। जैसे लास्ट हमने पॉडकास्ट भी की तो उसमें भी यही डिस्कस किया था कि अपॉर्चुनिटी बताएं इस वक्त क्या है अपॉर्चुनिटी, तो वही हम ओमान में देख रहे हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी। लेकिन अभी तक मेरे पास कोई ऐसा साइन नहीं आया, किसी ने मुझसे कुछ बोला नहीं है, कुछ तरह की बात अभी निकली नहीं है। लेकिन जैसे आपसे कहा कि मैं हैरान नहीं होऊंगा कि अगर वो 2 हफ्ते के बाद स्टार्ट हो जाए या 1 महीने के बाद स्टार्ट हो जाए। 19-20 तो होगा ही होगा। मैं बहुत हैरान हूंगा अगर 19-20 नहीं हुआ तो। हाँ,
अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि यार आप गोल्ड के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन हम गोल्ड को सेफली किस तरह से खरीद सकते हैं? देखिए, अगर आपने गोल्ड खरीदना है तो फिजिकल गोल्ड खरीदें, लेकिन फिजिकल गोल्ड को रखने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर आप घर में रखते हैं तो ऑफकोर्स वो चोरी हो सकता है। अगर आप लॉकर में रखवाते हैं तो उसको आपको पे करना पड़ता है, देन इट बिकम्स ए हैसल। और फिर वो गोल्ड जो है वो कुछ पे नहीं कर रहा आपको, लाइक इंटरेस्ट और यील्ड और एनीथिंग लाइक दैट। तो हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें कि आप ना सिर्फ उनके जरिए सेफली गोल्ड खरीद सकते हैं, बल्कि वो आपको आपकी गोल्ड एलोकेशन के अगेंस्ट यील्ड प्रोवाइड करेंगे, बट ऑल्सो पेड इन गोल्ड। लाइक आपने गोल्ड खरीदा, उनके जरिए स्टोर करवाया, वो आपको यील्ड पे करेंगे एनुअली, बट in the form of gold. So you get paid in gold, not in dollars, just to keep your gold with them. So अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस ऑफर के बारे में तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरी डिस्क्रिप्शन में। Monty Metals is the provider. They provide physical gold allocation on your name. They store it on your behalf और फिर वो आपको पे करते हैं between 3 to 4% yield paid in gold. So check it out and let me know what you think about that. और फिर ये भी है ना कि अभी हो सकता है सीज फायर के बाद रेजोल्यूशन आ भी जाए, बट थिंग्स कैन बी वेरी फ्लूइड। जो अब तक लोगों का परसेप्शन है कि ऐसा नहीं कि ये चीज़ होगी ख़त्म हो गई, ये दोबारा भी होगी और फिर इसकी एपिसोड्स हमें नज़र आती रहेंगी गोइंग फॉरवर्ड। तो ये भी है, तो लोगों को उस हवाले से भी तैयार रखना चाहिए, अपने आप को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि भाई ये रीजन तो है थोड़ा सा इस तरह का, तो आपको इस तरह की एपिसोड्स ओवर द टाइम नज़र आएंगी। तो ठीक है, लेकिन ये कि अब ये कि जो पहले हम लोगों को सुनते थे कि भाई लोग ग्रोथ चाहते हैं कि भाई आपने आज प्रॉपर्टी इन्वेस्ट की, 5 साल बाद वो 30% अप हो गई या 40% अप हो गई, तो अब हो सकता है वो परसेप्शन शायद चेंज हो जाए। लोग अब ग्रोथ के पीछे ना भागे, लोग चाहें कि अच्छा मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए जहाँ से मुझे रेंटल इनकम जनरेट हो या जिसके ज़रिए मैं रेजिडेंसी हासिल कर लूँ और फिर वहाँ पे एक अपनी बेस बना लूँ। तो हो सकता है अब लोगों की प्रेफरेंस ये हो कंपेयर टू कॉस्ट एप्रिसिएशन। ये मेरा एक अपना पर्सनल परसेप्शन है। नहीं देखिए, सेंटिमेंट चेंज होता है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ओवरऑल अनसर्टेन परसेप्शन है इस वक्त मार्केट का। सब लोग रीथिंक कर रहे हैं अपनी चीजों को, और जब रीथिंक करते हैं तो सबसे पहले वही कहते हैं कि यार जो है वो तो बचाओ, और ये भी सोचते हैं कि यार कोई और चीज अगर मिल रही है उसके साथ तो वो भी अच्छी चीज है। तो आई थिंक ये जो ओमान का है ना एंगल कि वो एक बहुत ही सस्ते कॉस्ट पे आपको रेजिडेंसी मिल रही है और बहुत ही अर्ली मार्केट, इस वक्त 2 साल पुरानी मार्केट है जो अभी खड़ी होने की कोशिश कर रही है, मतलब वो कुछ हजम ही नहीं कर सकती। मैं तो कह रहा था चैलेंज तो ये है कि अगर ट्रैफिक आता भी हो सकता है ओमान कैपिटलाइज ही ना कर पाए। क्या ओमान तैयार है कैपिटलाइजेशन के लिए कि जो इस वक्त यहाँ पे सिचुएशन हुई भी है? क्योंकि बहुत अर्ली डेज में है ओमान ना, राइट? जो बाकी मार्केट से उतनी मेच्योर हो चुकी थी कि उनका जो क्या कहते हैं, उनका जो वॉल्यूम है वो तो आप सोच ही नहीं सकते ना, बिलियंस की बातें हो रही हैं वहां पे। और यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत अर्ली मार्केट है और बहुत अर्ली चीजें हो रही हैं, और इसमें भी ये कि जो लोग आ रहे हैं उनको भी बहुत विजिलेंट होकर आना होगा। हमें कहते हैं चीज फूक के उठानी होगी, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है। क्योंकि इस मार्केट में जब से काम कर रहे हैं उसमें यही देखने की कोशिश करें कि आपको काफी ज्यादा विजिलेंट होने की जरूरत है एक चीज के अंदर, क्योंकि अर्ली मार्केट है। बिल्कुल, आई थिंक ये वाला एंगल है लोगों को देखने का कि अब ये जो कॉम्बिनेशन है उनका कि रेजिडेंसी भी मिल रही है और साथ में एक लोअर प्राइस टैग भी मिल रहा है। हाँ, ऑब्वियसली वो प्रेडिक्शंस ओमान के बारे में नहीं हो सकती जो कि बाकी रीजन की रही हैं, क्योंकि ओमान का टेम्परामेंट भी नहीं है उस तरह की, हम ग्रोथ भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। लेकिन ये कि अभी जो सिचुएशन हुई है उसमें ओमान किस तरह से सेल करता है इस पूरे सिनेरियो के अंदर और कितना कम उसको डैमेज होता है, आई थिंक ये इंटरेस्टिंग है देखने के लिए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू मुस्लिम भाई। इसी नोट पे हम ख़त्म करते हैं, और जो लोग भी देख रहे हैं फर्स्ट टाइम प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई कमेंट में आप क्वेश्चन करना चाहें तो प्लीज़ हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस नज़र आ जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कीजिए और मोहसिन भाई आपके साथ डायरेक्ट 1-to-1 कॉल कर सकते हैं। अगर आपको एडवाइजरी चाहिए, कंसल्टिंग चाहिए, या आप कोई प्रॉपर्टी ऑलरेडी ख़रीदने के प्रोसेस में हैं और आप चाहते हैं कि आप हमसे प्रॉपर्टी रिव्यू कर लें, तो हम वो भी आपके लिए कर सकते हैं। तो प्लीज़ रीच आउट टू अस। और मोहसिन भाई, कोई फाइनल थॉट बिफोर वी रैप अप? यार आप डीप डाइव करें
ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त। अगर आप रियल एस्टेट को स्टडी करना चाहते हैं तो आई थिंक इस तरह का केस स्टडी है वो वंस इन अ लाइफ टाइम आती है। तो प्लीज डीप डाइव स्टडी। बिल्कुल। एक वो बड़ा अच्छा कोड है ना कि एवरी क्राइसिस ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटीज। तो क्राइसिस में हमेशा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई देम अर्ली इनफ। तो अभी क्राइसिस है तो ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे भी होंगी जो आपको आगे चल के ऑफ कोर्स उसका फ्रूटफुल आपको नज़र आएगा। तो ठीक है, इसी नोट पे ख़त्म करते हैं और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलेंगे। थैंक यू।